सरदार ने हिंदू धर्म बचाने के लिए बहुत कुर्बानी दी है। जिनके पीछे खड़ा रहेगा, किसान की पगड़ी को छुपने नहीं देंगे। राज्यपाल हमारे लीडर है। देखो जो हमारी कमेटियां हैं, सुन लो बात भाई, जो हमारी कमेटियां हैं, हम खास पंचायत को मानने वाले लोग हैं। न हमारा ऑफिस बदला जाएगा, न हमारे पंच बदले जाएंगे। राज्यपाल जी और जितने भी हमारे लीडर हैं वे इस पंचायत का फैसला करेंगे। जो 40 गठबंधन है, जो 40 लोग हैं हमारी कमेटी के, वे जब पंच बदले जाएंगे, उन्हीं पंचों से ये फैसला होगा। उनमें से हम भी एक हैं। आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों का साथ चाहिए। दिल्ली अपने आप किलेबंदी दिल्ली न करे। जब राजा डरता है तो किलेबंदी करता है। जब जब राजा डरता है, जब राजा डरता है, कटीले तार लोग अपने खेतों में नहीं लगाते, वे वहां पर लगाए गए। किले गाड़ी गई, और एक किले तो लाल किले के दीवार पे भी गाड़ी गई थी, किले तो गेट पे भी गाड़ी गई थी। कहाँ है वो किला, कहाँ है किले का गेट? उसने किले गाड़ी गई थी, किसान लेकर गया था उसको। लेकर जाएंगे आप पंचायत के लोग, लेकर जाएंगे सोरम के अंदर, लेकर जाएंगे जो किले गाड़ी गई है। सोरम खास पंचायत का ऑफिस है, वो किले वहां पर लेकर जाएंगे, पूरे तख्ते को उखाड़ कर, और आप खास पंचायत के लोग उसको लेकर जाएंगे। मेरी एक बार सबसे हाथ जोड़ के अपील है, जितने हमारे मीडिया के साथी हैं वो भी व्यवस्था बनाने में सहयोग दें। और मंच के ऊपर अभी चौधरी साहब पहुंच रहे, उनके साथ भी बहुत मेहमान आ रहे, तो 20-25 लोगों के बैठने की व्यवस्था करें। जितने हमारे कार्यकर्ता वॉलंटियर साथी हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, क्या वाकई पंचायतों के शोर से दिल्ली की कुर्सी हिल सकती है? क्या वाकई ऐसी पंचायतों के शोर से जिसमें सीधे सीधे सत्ता को चुनौती दे दी जाए, तो क्या सत्ता उस चुनौती से डर जाएगी? दरअसल ये जिंद की पंचायत है, और बीते 8 दिनों में इस देश के भीतर में, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, 21 पंचायतें हो चली हैं। और आज की जिंद की पंचायत, जिसमें तकरीबन 1000 से ज्यादा गांव के लोग शरीक हुए। खुद जिंद जिले के भीतर में भी 300 से ज्यादा गांव आते हैं। इसके अलावा सोनीपत का इलाका, हिसार का इलाका, रोहतक का इलाका, इन तमाम जगहों से, गांवों से लोग चलकर जिंद के कडेला में पहुंचे। लेकिन जो चुनौती की आवाज थी वह 3 कानूनों से आगे की थी, और शायद भारत की राजनीतिक व्यवस्था में इस तरीके की चुनौती इससे पहले कभी दी नहीं गई। जब इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया, अगर हम कानून वापसी की दिशा में बढ़ सकते हैं, तो फिर गद्दी वापसी का ऐलान भी कर सकते हैं। उनकी हिम्मत, ये किले गाड़ कर रखोगे। अरे किले तो ये शरीर उनका लेटेगा, उसके ऊपर पूरी जनता जाएगी। वो दिन दूर नहीं। हमने अभी बिल वापसी की बात करी है। सरकार कान खोल कर सुन ले। अगर इस नौजवान ने गद्दी वापसी की बात कर दी तो क्या करोगे? अगर इसने गद्दी वापसी की बात कर दी तो क्या करोगे? ये मैसेज शब्दों के लिहाज से बहुत छोटा है, लेकिन शब्दों के लिहाज से चुनौती देता हुआ मैसेज है। तो क्या वाकई पंचायतों से अब जिस तेवर के साथ सरकार को न सिर्फ चुनौती दी जा रही है, बल्कि सीधे सीधे सरकार से 2-2 हाथ करने को किसान तैयार है। इस देश की पंचायतें तैयार हो रही है, और उन पंचायतों के भीतर में ग्रामीण, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो युवा हो, हर कोई अगर कांधे से कांधा मिलाकर सुबह से ही उस पंचायत को लेकर उत्सुकता जगाते हुए जमा होना शुरू कर दे, और वह तादाद लाखों में लगातार पहुंचने लगे। और बीती 21 पंचायतें जिसका जिक्र हमने किया, लगभग 11 पंचायत उत्तर प्रदेश में हो चली है, 6 से ज्यादा पंचायत राजस्थान में हो चली है, और अब हरियाणा में भी पंचायतों का सिलसिला शुरू हो चला है। तो क्या वाकई जिस लिहाज से दिल्ली की गद्दी को चुनौती देने का जिक्र हो रहा है वो कितना सही है? या क्या वाकई दिल्ली की सरकार डर जाएगी, या फिर राजनीतिक सियासत की चौसर पर जो चालें पार्लियामेंट के भीतर चली जाती हैं, उसी के घटाटोप में ये पूरा देश इस बार भी समा जाएगा? यह सवाल इसलिए है
क्योंकि जो 15 घंटे संसद के भीतर चर्चा के लिए वक्त भी दिए गए, उसमें इस बात का जिक्र था कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा की एक परंपरा रही है और उस अभिभाषण के भीतर से आपको जिस मुद्दे को उठाना है उठा लीजिए, आप उसी पर चर्चा कीजिए, लेकिन यह अभिभाषण की चर्चा के हिस्से के तौर पर देखा जाएगा। यानी इस देश के भीतर में राष्ट्रपति ने पूरे अपने अभिभाषण में जो 3 कानूनों का जिक्र किया वह सिर्फ 3 लाइन में किया, लेकिन इस देश के भीतर की कितनी लकीरें हैं जो जिले दर जिले, पंचायत दर पंचायत अगर खड़ी हो रही है और यह चुनौती दी जा रही है कि हम गद्दी वापसी का ऐलान भी कर सकते हैं और गद्दी वापसी भी हो जाएगी, तो क्या वाकई इस देश को किसान इस स्थिति में चला पा रहा है? हमें लगता है कि आज सत्ता चलाने के आंकड़ों को ही आपके सामने रख दिया जाए, जिसके बाद आप समझ पाएंगे इस देश में सरकार जब चुनी जाती है तो उसे उस गवर्नेंस को चलाने के लिए कहा जाता है जिसके जरिए इस देश की जनता जो भी पैसा देती है उस पैसे का सही उपयोग आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से कीजिए। ऐसा बिल्कुल ना कीजिए कि चंद हथेलियों में आप सोने के सिक्के डालते चले जाएं और दूसरी तरफ अधन्नी और चुअन्नी तक की स्थिति भी ना रहे। क्या वाकई ऐसी स्थिति है? इस देश के भीतर में बार बार यह सवाल आता है कि किसानों से टैक्स कहां लेते हैं। ये बार बार सवाल आता है कि किसानी पर हम लोग कितनी ज्यादा सब्सिडी दे देते हैं। तो हमें लगता है कि जो डॉक्यूमेंट फाइनेंस मिनिस्टर ने जारी किया और अब नेट पर हर किसी को उपलब्ध है, यह अलग मसला है कि यह भी पहली बार है कि दिल्ली की सीमा के चारों तरफ जो एनसीआर के इलाके हैं वहां पर भी नेटवर्क बंद कर दिया गया है। यह एक अपने तरीके की एक नई स्थिति इस देश के भीतर में देखने को मिल रही है। आंदोलन दबाने भर का बात नहीं है, आंदोलन से आगे सूचनाओं के आदान प्रदान पर भी रोक लगाने की परिस्थितियां हैं और इन परिस्थितियों में गद्दी वापसी का ऐलान, हमें लगता है कि सरकारी डॉक्यूमेंट को आज आप जरा समझ लीजिए, क्योंकि जिक्र इस बात का होता है कि इस देश में टैक्स देने वाले तो सिर्फ 6 करोड़ लोग हैं। 138 करोड़ के देश में 6 करोड़ लोग ही तो टैक्स देते हैं, तो फिर किसानों को तो रियायत मिल जाती है। दुनिया की फहरिस्त में भारत जो किसानों को सब्सिडी देता है वह एक लिहाज से सबसे कम है। बहुत दूर नहीं है इंडोनेशिया और कोरिया का इलाका, वहां पर भी जो सब्सिडी दी जाती है यह सब्सिडी किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी है, भारत से दुगनी और तिगुनी सब्सिडी दी जाती है। अमेरिका की सब्सिडी जो किसानों को दी जाती है, इवन चाइना में जो किसानों को सब्सिडी दी जाती है, भारत में उस तुलना में किसानों को कोई रियायत नहीं दी जाती। भारत में ओवरऑल सब्सिडी जो दी जाती है किसानों को, जिसका जिक्र बार बार होता है कि हम बिजली फ्री दे देते हैं, हम खेती के लिए जो बीज का उपयोग होता है, जो खाद का उपयोग होता है, वह भी तो हम सब्सिडाइज रेट पर आपको देते हैं। कुल मिला के सरकार जो सब्सिडी देती है वह दुनिया के मानचित्र में इसलिए कम है क्योंकि उसकी संख्या सिर्फ 80,000 करोड़ है। वर्ल्ड बैंक का डाटा बताता है कि भारत एग्रीकल्चर पर सब्सिडी $11 बिलियन देती है, यानी तकरीबन रुपए में तब्दील कीजिएगा तो 80,000 रुपए आते हैं। लेकिन जब आप उसके आगे बढ़िएगा, जैसे आपने इंडोनेशिया का जिक्र किया, इंडोनेशिया में यह 2,15,000 रुपए के तौर पर 2,15,000 करोड़ की सब्सिडी किसानों को इंडोनेशिया में दी जाती है, जहां किसानों की संख्या भारत की तुलना में बेहद कम है। अगर अमेरिका भी आप चले जाइएगा तो अमेरिका में भी तकरीबन सब्सिडी जो जाती है वह 3,56,000 करोड़ की दी जाती है, भारत में सिर्फ 80,000 करोड़ की दी जाती है। चाइना की संख्या 13,55,000 करोड़ की है। इतनी सब्सिडी वहां के किसानों को दी जाती है और भारत और चाइना के किसानों की स्थितियों का जब एनालिसिस कीजिएगा तो आपको यह भी जानकर हैरत होगी, चाइना में किसान कम है भारत की तुलना में, और चाइना की इकोनॉमी के भीतर में जितनी बड़ी तादाद एग्रीकल्चर पर निर्भर है वो भारत की पूरी तादाद की तुलना में लगभग 10% कम आती है। लेकिन सब्सिडी भारत की तुलना में लगभग 15 गुना ज्यादा है। ये किसानों को सब्सिडी दी जाती है, जिस बात का जिक्र बार बार भारत सरकार करती है। लेकिन इससे यह बात अभी भी निकल कर नहीं आ रही है, क्या वाकई अगर किसान ऐलान कर दे कि गद्दी डिगा देंगे आपकी और गद्दी वापसी का ऐलान होगा तो क्या संभव है? हमें लगता है कुछ और आंकड़े इसके लिए देखने चाहिए, खास तौर से सरकार चलाने के लिए जो पैसा चाहिए और जो बजट साल में रखा जाता है। 3 दिन पहले ही तो वो बजट रखा गया है।
इस बात का जिक्र भी किया गया कि किसान टैक्स नहीं देते हैं, तो हमें लगता है कि आज इस देश के जनता जो टैक्स देती है उसमें किसान भी शरीक होता है। डायरेक्ट टैक्स छोड़ दीजिए, डायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स होता है जो कि लगभग इस बार बताया गया 5,61,000 करोड़। यह है डायरेक्ट टैक्स यानी इनकम टैक्स, जिसमें किसान शामिल नहीं होता है। लेकिन ओवरऑल जो देश की इकोनॉमी है वो बताई गई है 34 लाख करोड़ की, तकरीबन लगभग 34 लाख करोड़ की है। लेकिन उसके भीतर में जैसे जीएसटी होता है, जीएसटी का मतलब क्या हुआ? जो सामानों की खरीद फरोख्त होती है, व्यापारी जिसे बेचता समझता है, उस पर जो टैक्स लगाया जाता है वही जीएसटी के दायरे में धीरे धीरे आते चला जाता है। यानी जनता कुछ भी खरीदती है, आप कुछ भी खरीदते हैं, वह जीएसटी की हिस्सेदारी में उसकी भागीदारी हो जाती है, जो सरकार के पास आती है तकरीबन 6,30,000 करोड़। इसमें जनता की भागीदारी आ गई, इसमें किसान की भी भागीदारी आ गई।